हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आप सभी का मिश्रा एजुकेशन में स्वागत है। इस बार थोड़ा वीडियो अपलोड करने में देरी हुआ, कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज हो गए। कुछ मेरा हेल्थ इशू हो गया, कुछ उसके बाद एग्जाम का इशू था, इस वजह से वीडियो अपलोड हुआ, लेकिन अब प्रॉपरली अपलोड होगा। तो बात कर रहे थे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर के टॉपिक के ऊपर। तो जो बच्चे आज पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले की वीडियोस को जरूर देखें, ताकि आपको पीछे के कॉन्सेप्ट समझ में आए। साथ ही साथ जो बच्चे वीडियोस देखते आ रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पिछले टॉपिक में जो पिछले वीडियोस में पढ़ाया जा चुका है, उनको एक बार समराइज कर लें, ताकि आपको चीजें क्लियरली कैरी आउट हो जाए कि हमने जो लास्ट में पढ़ा था और आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं वो दोनों समझ में आने लगे। ठीक है बच्चों, और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप प्लीज मेरे चैनल को थोड़ा शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचे जहां पे इनकी जरूरत है। मीन्स जो बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं और उनको दिक्कत हो रही है किसी भी टॉपिक में, उनके पास ये वीडियोस पहुंचे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हार्मोनिक ऑसिलेटर में रिकर्जन रिलेशन पर डिस्कशन किया था। वो एक वेव फंक्शन निकाल के आपको दिखाया था ग्राउंड जीरोथ लेवल का। तो आज हम वेव फंक्शन ही निकालेंगे और देखेंगे कि अलग अलग वैल्यूज के लिए, अलग अलग एन के लिए क्या वेव फंक्शंस आएंगे। तो पहले मैं रिकर्जन रिलेशन लिखता हूं जो हमने फाइनली डिराइव किया था, उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये लास्ट में बच्चे हमारे पास रिलेशन आया था ए जे प्लस टू इज इक्वल टू टू जे माइनस एन अपॉन जे प्लस वन जे प्लस टू। ये लास्ट में हम लोगों ने डिराइव किया था और हमने एक वेव फंक्शन भी आपको निकाल के दिखाया था कि पहला जो वेव फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है बच्चों, तो इस रिलेशन से हमें ये पता लगेगा कि जो हमारे पास कांस्टेंट्स आने वाले हैं A0, A1, A2, A3, वो किसी एक n के लिए कितने पर जाके टर्मिनेट होने वाला है। ये सब डिस्कशन हम पहले कर चुके थे, इस वजह से जो वीडियोस पहली बार देख रहे हैं उनको पहले की वीडियो देखना जरूरी होगा, तभी आपको ये लेक्चर या ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो हम बात करें अगर n इज इक्वल टू 0 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 0, और n इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए जे प्लस टू इज इक्वल टू 2j, नीचे आपका j प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट में j प्लस टू aj। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि aj क्या है, A0, A1, A2, A3। ठीक है, तो आपको क्या है, ढेर सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन मुश्किल यह है कि आप ढेर सारी वैल्यूज को कैसे इतने डिटरमाइन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम A0 और A1 को एज्यूम कर लेते हैं कि A0, A1 कुछ वैल्यूज हैं, और A0 और A1 को जैसे ही एज्यूम करते हैं तो पता लगता है कि जो ऑड टर्म्स आने वाले हैं, जैसे A3, A5, उनको हम A1 के टर्म्स में लिख सकते हैं, और वहीं जो आपके इवन टर्म्स आने वाले हैं 2, 4, 6, उनको हम 0 के मल्टीपल में या 0 का मल्टीप्लाई करके कुछ लिख सकते हैं, या 0 के टर्म्स में, A0 के टर्म्स में लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आई। तो कुल मिला के हमारा जो टारगेट है वो A0, A1 पे, तो A0, A1 यहां पर एज्यूम किया जाता है, उसके बाद कुछ आगे चल के कंडीशंस लगा के A0, A1 फाइंड कर लिया जाता है, जिसकी हेल्प से हम कोई भी AJ फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे हम चलो एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास A0 है, तो अगर A0 है तो नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड करना होगा। तो नेक्स्ट टर्म हमें कैसे फाइंड करना पड़ेगा, देखिए A0 है तो यहां पे हम A0 पुट कर देंगे, यानी J की जगह 0 पुट कर देंगे। तो J की जगह जब 0 पुट करेंगे, फॉर J इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे, लेट वी हैव A0। ठीक है, देन J इज इक्वल टू 0 हमें क्या मिलने वाला है, J इज इक्वल टू, जैसे आप यहाँ 0 रखोगे तो ये A2, यानी हम आगे का टर्म देखना चाह रहे हैं, क्या सीरीज और आगे तक चलेगी। तो देखने में ये पता लगेगा कि जैसे आप यहाँ J इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में जो हमारा सीरीज है वो सिर्फ A0 तक ही रहेगा, इवन के लिए सिर्फ इवन, ऑड के लिए ऑड। 0 हमने सेलेक्ट किया है तो हम बात करेंगे A0, A2, A4, A6 सो ऑन। तो यहाँ पे आपका A2 पे ही क्या हो जा रहा है, सीरीज वैनिश हो जा रहा है। इस केस में जो H की बात थी, यानी हम लोग जो H जनरल वेव फंक्शन एज्यूम किए थे, क्या एज्यूम किए थे, H xi e टू दी पावर माइनस xi² by 2। इसमें HI जो होगा वो कितना आएगा,
उसको देखते हैं। तो एच जाई क्या था भाई हमारा, एच जाई हमारा था A0 A1 जाई A2 जाई स्क्वायर सो ऑन, इस तरीके से हमारा था। अब आप देख लो कि इसमें आपको A0 टर्म है लेकिन A2 नहीं है, यहाँ पे वेव फंक्शन क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। आप कहोगे A1 क्यों नहीं ले रहे हैं, तो A1 आप जहां पे ऑड लेंगे वैल्यूज वहां पे, जैसे n इज इक्वल टू 0 लिया है तो इवन के लिए हो गया, अगर n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो सिर्फ ऑड के लिए बात करेंगे। तो इस हिसाब से हम सिर्फ A0 कंसीडर करेंगे, तब हमारा जो ये वेव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, साई 0 लिख दे रहे हैं ताकि आपको पता लगे n इज इक्वल टू 0 के लिए। तो ये क्या देगा, A0 e टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2, ये आपकी n इज इक्वल टू 0 के लिए वेव फंक्शन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लिख के अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग n इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे तो होगा क्या, आप यहां n इज इक्वल टू 1 कर लीजिए और j माइनस 1 इसी फॉर्मूले में करना है। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 1 में आप देखिए हमारे पास A0 हमने कैलकुलेट किया हुआ है n इज इक्वल टू 0 के लिए। n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें सपोज करना होगा कि हमारे पास A1 है। मैंने आपको पहले ही बताया कि A0 A1 आपको सपोज करके चलना पड़ेगा कि हमारे पास है। तो यहां पे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट वी हैव 1 A1। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए इसमें वैल्यू कौन सी रखनी पड़ेगी। अब j इज इक्वल टू 0 रख दिया है, जब n इज इक्वल टू 0 लिया था j इज इक्वल टू 0 रख दिया है। अब n इज इक्वल टू 1 लिया है तो हमें अगला टर्म फाइंड करने के लिए हमें j इज इक्वल टू क्या करना होगा, 1 पुट करना होगा। और जैसे ही 1 पुट करेंगे j इज इक्वल टू 1, तो इस फॉर्मूले में क्या होगा, j 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ A3 आ जाएगा, है ना, A3 आ जाएगा। और यहाँ पे आपको 1 माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि j की वैल्यू आप 1 सपोज कर रहे हो, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। इस केस में आपका A3 0 होगा, यानी A0 आपको मिला जब आपने n इज इक्वल टू 0 सपोज किया, n इज इक्वल टू 1 सपोज किया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ A1 मिल रहा है। A2 और A3 क्या हो जा रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे केस में हमारा जो वेव फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, देखते हैं। तो सिमिलर प्रोसीजर हम लोग करेंगे। हमारा जो जनरल वेव फंक्शन जो फाइनली आया था वो आया था एच साई इज इक्वल टू एच जाई ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। जनरल नहीं, मतलब जो लास्ट में सोल्यूशन करने पे आया था वो ये था। अगर हम इसमें बात करें तो अब देखो हमें कहां तक जाना है, ये हमारा एच जाई है, ये सीरीज है, और हमें यहां पता लग रहा है कि हमें सिर्फ A3 पे क्या हो जाना है, जाके 0 हो जाना है। तो ये कौन सा सीरीज लेने हैं, इसमें हमें ऑड सीरीज लेना है n इज इक्वल टू 1, और 1 के लिए आपका 1 के बाद नेक्स्ट ऑड टर्म A3 है, और A3 क्या हो जाने वाला, 0। दैट इज वाई हमारे पास यहाँ पे जो इस फंक्शन में एच जाई में यहाँ पे वैल्यू रखनी होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या रखनी होगी, A1 जाई। तो साई 1 क्या हो जाएगा आपका, A1 जाई e टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। ये आपका n इज इक्वल टू 1 के लिए वेव फंक्शन होने वाला है। अभी हम इसको और सॉल्व करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, जनरल बनाएंगे जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, बट हम ये कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं कि कैसे वेव फंक्शंस जनरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से n इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम बात करेंगे n इज इक्वल टू 2 के लिए। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिखे। और बच्चों अब ये जो पढ़ाया जा रहा है इसका नोट्स हम अपने एक वेब लिंक में आपको देंगे, उस पर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप जाके हैंड रिटन नोट्स भी पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बेटर है कि अपनी नोट्स बनाएं तो ज्यादा अच्छा है। हमारी कंटेंट्स को, हमारे कॉन्सेप्ट्स को आप यूज करके अपनी नोट्स बनाएं, वो आपको ज्यादा अपील करेगी जब आप एग्जाम में जाएंगे देने। ठीक है, अब हम एक और ले लेते हैं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि अगर आगे के वेव फंक्शन निकालने हो तो कैसे करने होंगे। तो हम n इज इक्वल टू क्या करते हैं बच्चे, अब 2 लेते हैं। n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो हमारा ये जो aj वाला टर्म है या रिकर्जन रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, 2j माइनस 2 j प्लस 1 j प्लस 2 aj। इस केस में ये हो गया। अब हमें देखिए हमने कौन सा नंबर लिया है, n इज इक्वल टू है 2। n इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास कितने टर्म्स तक हमारा जा सकता है, एच जाई, यानी एच जाई में कितने टर्म्स हम ले सकते हैं, कितने टर्म्स पे जाके हमारा सीरीज टर्मिनेट होगा,
ये हम निकाल देंगे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि A0 हमारे पास ऑलरेडी है। A0 हमने अज्यूम करके चलना है या A0 कह के चलना है कि हमारे पास है। अब हमें A0 पता है ना। हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है, यानी J इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना होगा, 0 रखना होगा, क्योंकि जैसे J इज इक्वल टू 0 रखोगे तो आपका A2 आ जाएगा। तो A2 आपका आ जाएगा कब, जब आप J इज इक्वल टू 0 रखोगे। तो J इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, -2 बचेगा, -2 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, नीचे आपका J इज इक्वल टू 0 तो इस ब्रैकेट से सिर्फ 1, यहाँ J इज इक्वल टू 0 तो इस ब्रैकेट से 2, ये A0 है ना। इसको सॉल्व करें, 1 2 का मल्टीप्लाई 2 ही मिलेगा, इसको जब आप करोगे तो ये आपको -2A0 मिलेगा। तो अब हमें पता लगा कि जब हम n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो हमारा जो पहला पार्ट होगा वो A0 होगा, दूसरा जो होगा वो क्या होगा, A2 मिलेगा वो, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, -2A0 या A0। अब इसके आगे चेक करते हैं, क्या इसके आगे भी कोई टर्म मिल सकता है। तो इसके आगे जब आप देखोगे, इसको आप लिख लीजिए तो मैं आगे करके दिखाता हूं। अब जब इसके आगे आप करेंगे तो क्या होगा, इसके आगे हम 3 नहीं ले सकते, हमें क्या करना होगा, हम अगर यहाँ क्या कर रहे हैं, A2 निकाला हम लोगों ने, अब हम क्या करें, J इज इक्वल टू 1 पुट करें या J इज इक्वल टू 2 पुट कर दें, कोई बात नहीं, J इज इक्वल टू 2 पुट कर दें, क्योंकि हमें और इवन के लिए देखना है। तो J इज इक्वल टू जैसे आप 2 पुट करोगे तो J2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 2 + 2 A4 टर्म क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऐसे नीचे आप लिख लीजिएगा, ये लाइन आप ऐसे रहने दीजिए, इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए। नेक्स्ट लाइन ऐसे लिखेगा, J इज इक्वल टू जब 2 पुट कर देंगे तो इधर आपको A4 मिलेगा और ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें हमें कहां तक जाना है, इसमें A2 टर्म्स तक जाना है। कहां तक, A2 टर्म तक। तो पहला आपको A0 मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, -2A2। इस केस में आपको जो लेना है वो h से वो क्या लेना है, n इज इक्वल टू 2 के लिए A0 + A2 है ना। लेकिन A2 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला, क्या आया, -2A0 या A0, -2A0 ये आया ना बच्चे। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, A0 कॉमन ले सकते हो, तो A0 क्या आ जाएगा, -2A2। इस केस में यानी n इज इक्वल टू 2 लोगे तो आप इस पावर सीरीज या जो आपने कहा कि h का सीरीज आएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिनॉमियल बोला बाद में हम लोगों ने, उसमें सिर्फ और सिर्फ A0 ब्रैकेट में 1 - 2 लेंगे जब हम n इज इक्वल टू 2 लेंगे। तब आप इसमें पुट कर देंगे तो साई क्या हो जाएगा, साई2 क्या हो जाएगा, A0 1 - 2 e⁻-2 तो इस तरीके से हम कोई भी स्टेट की यानी n इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू लेके हम क्या कर सकते हैं, वेव फंक्शंस निकाल सकते हैं। हमें बस ये निकालना होगा, इस रिकर्जन रिलेशन का यूज करके HI को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है बच्चे, तो ये तो बड़ा क्या होगा, हेक्टिक प्रोसीजर है, बहुत लॉन्ग होगा। तो इसको हम थोड़ा सा कैसे करते हैं जरा देखो, मिनिमाइज कर देते हैं कि आप अगर सभी H को, अगर सारे वेव फंक्शंस को गौर से देखें, मैं फिर से इसको मिटा के लिखता हूं तो मैं उसको आपको समझाने में ज्यादा अच्छा फील करूंगा या आपको भी अच्छे से समझ में आए। तो जो अभी हमने साई0, साई1, साई2 कैलकुलेट किया उसको मैं एक बार यहां पे लिखता हूं। देखिए जब हमारा n इज इक्वल टू 0 की बात करें तो क्या आया, A0 e⁻-2 साई1 क्या है आपका, A1 e⁻-2। आपका साई2 क्या है बच्चे, साई2 आप देखो यहाँ पे A0 ब्रैकेट में 1 - 2 e⁻-2 इस तरीके से वेव फंक्शंस आ रहे हैं। अब n इज इक्वल टू आप जब 0 ले रहे हो तो यहाँ पे जाई नहीं है कोई मल्टीपल में, तो आप जाई इज इक्वल टू पावर 0 कर सकते हो। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 लिया है, n इज इक्वल टू जब आपने 1 लिया तो साई पर पावर 1 है, n इज इक्वल टू 2 लिया है तो जाई पर पावर स्क्वायर में है। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जाई में जो स्क्वायर या जो भी पावर्स होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने n कितना लिया है। ठीक है, तो ये बच्चे जो कांस्टेंट्स आ रहे हैं, ये जो कांस्टेंट्स आ रहे हैं ये सभी के साथ बने हुए हैं। इसी तरीके से आप नेक्स्ट लिखोगे तो एक कांस्टेंट बना रहेगा और इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना हमारे लिए जरूरी है। तो करे क्या, करते क्या है, आप देखो जो अगर इन चीज को देखो, A0 A1 को अगर छोड़ दिया जाए, A0 अगर A1 को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ जाई स्क्वायर कर सकते हो,
यहाँ पे जाई ले सकते हो, यहाँ पे 1 माइनस 2 जाई स्क्वायर। इसी तरीके से आप नीचे कुछ कैलकुलेट करोगे तो भी यहाँ वहां पे आपको a0 a1 के अगर यहाँ पे a0 है तो साई 3 आप जब लिखोगे तो आपको a1 और कुछ मल्टीपल में मिलेगा। तो ये देखो ना, एक क्या है, हर एक n के लिए एक स्पेशल टाइप का क्या आ रहा है, टर्म्स आ रहा है। और अब आप जब इसको एनालाइज करोगे तो आप एक यहाँ पे हर्माइट पॉलिनोमियल नाम का पॉलिनोमियल जनरेट हुआ देखोगे। यानी हर्माइट पॉलिनोमियल को अगर मैं लिस्ट डाउन करूं तो आपको लगेगा कि जब हम n इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो हाँ वो पॉलिनोमियल का पहला टर्म आपको मिल रहा है, 0 टर्म मिल रहा है। जब आप n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो उस हर्माइट पॉलिनोमियल का आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा। n इज इक्वल टू 2 देखोगे तो वहां पे आपको ये टर्म दिखेगा, और n इज इक्वल टू 3 देखोगे तो n इज इक्वल टू 3 के जो आगे वैल्यूज आएंगी वो भी मिलेंगी। तो इसको रिप्लेस करके क्या किया गया, एक पॉलिनोमियल से रिप्लेस कर दिया गया, और वो आपको हर एक n की एग्जैक्ट ये वैल्यूज देगा। तो मैं उसको लेक्चर के लास्ट में नोट करा दूंगा कि आप हर्माइट पॉलिनोमियल नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इन सबको रिप्लेस करके क्या करने वाले, एक जनरल वेव फंक्शन लिखना चाह रहे हैं या जनरलाइज्ड लिखना चाह रहे हैं, जिसमें आप क्या करेंगे देखिए, है ना। अब a0 और a1 भी हैं, तो इनको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लगा देते हैं, एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लगा देते हैं और hn जाई लगा देते हैं, hn जाई e टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। अब हमारा ये वेव फंक्शन बन गया। अब इसको क्या करना है बच्चे, हमें नॉर्मलाइज्ड करना है। इसको क्या करना है, नॉर्मलाइज्ड करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका नॉर्मलाइजेशन। अगला काम हमारे लिए इसका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में, या उसके लास्ट पहले वीडियो में बताया होगा कि साई स्टार इंटू साई, अगर हम क्या करें इसे इंटीग्रेट कर दें तो ये 1 मिलेगा। ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशन थी, ठीक है। तो इसको हम इसके साथ यूज करेंगे और क्या करेंगे, इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, यही कंडीशन यूज करेंगे। तो ये देखो dx में है और ये जाई में है, और हम लोगों ने देखो पहले डिफाइन किया था जाई को कैसे, जाई हमने डिफाइन किया था इज इक्वल टू अल्फा एक्स, है ना। तो डी जाई क्या आएगा, अगर इसको नॉर्मलाइज करने वाले हैं तो हमें यहाँ क्या रखना होगा, डी जाई रखना होगा। तो डी जाई क्या आने वाला है आपका, अल्फा इंटू डी एक्स। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, हमें dx की वैल्यू निकालनी है। तो dx क्या हो जाएगा, डी जाई अपॉन अल्फा। तो ये कंडीशन अगर x में था, अगर हम इसको जाई में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ x की जगह डी जाई अपॉन अल्फा करना होगा, तब हम इसको जाई में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यही करेंगे और वैल्यूज फाइंड करेंगे n की। तो पहले आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लिखेंगे और डी लिखेंगे सिंस डी जाई, क्योंकि हम लोग पहले से लिख चुके हैं डी जाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन अल्फा। ओके डी एक्स, ठीक है, अभी हम लोगों ने किया था डी एक्स इज इक्वल टू डी जाई अपॉन अल्फा। तो चलो करते हैं। यहां पे देखिए आप ये n देख रहे हैं, अब इसको आप जब क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो आप क्या कर लेंगे, n इंटू एन स्टार करेंगे, और वो इंटीग्रेशन में जैसे आपने रखा तो यहां से n स्टार, यहां से n, दोनों का आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा मॉड स्क्वायर, है ना, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये क्या मिलेगा, hn जाई इंटू hn जाई का स्टार। जब आप इसका इसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 बार आने वाला है, एक बार ये आएगा, एक बार इसी का कॉन्जुगेट आएगा। अब आप देखो ये रियल टर्म है, इसका कॉन्जुगेट करोगे तो आपको यही मिलेगा। और जब आप क्या करोगे, e टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 को इसी से जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या हो जाएगा, पावर आपका 1 हो जाएगा। और हाँ ये क्या मिलेगा, e टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर डी जाई, ठीक है। क्योंकि आप देखो ये पावर क्या हो जाएगा, यहां से पावर हाफ, यहां से पावर हाफ में जाई स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएगा, आपको ये मिलेगा। अब ये बच्चे आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ये आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। हर्माइट पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टीज से हम इसका क्या करेंगे, वैल्यूज लिखेंगे।
तो इसकी जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे एक टर्म मिसिंग हो रहा है वो अल्फा, क्योंकि डी साई आपने लिखा है तो यहाँ पे अल्फा भी आएगा। ठीक है, तो अगला नीचे टर्म जो आएगा इसको मैं ऊपर लिखता हूं, मॉड ऑफ एन का स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट पाई 2 टू दी पावर एन फैक्टोरियल। ये जो इंटीग्रेशन लिखा है ना, इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है, ये आपकी क्या कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल्स के लिए। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये क्या है वैल्यू 1 राइट हैंड साइड से। अब हमें क्या करना है, एन की वैल्यू निकालना है। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए ये सारी चीजों को राइट हैंड साइड में भेज दिए, तो क्या आ जाएगा आपका मॉड ऑफ एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा ऊपर जाएगा और ये सारी चीजें नीचे आ जाएंगे, रूट पाई 2 टू दी पावर एन फैक्टोरियल। ठीक है, या आप इसे पावर 1/2 कर सकते हैं। ये आपकी क्या आ गई वैल्यू, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, अब बुक्स में क्या होता है, कभी कभी अल्फा के फॉर्म में एम की वैल्यू रहती है, कभी कभी आपका अल्फा को भी सॉल्व कर लिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज देखते हैं। पहले हम लोग अल्फा के टर्म में अगर देखें तो हमारा साई क्या हो जाए, देन आप नीचे लिखेंगे, देन वी हैव नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ एन लगा देते हैं, अल्फा रूट पावर 2 रूट पाई इंटू 2 पावर एन फैक्टोरियल पावर हाफ एच एन जाई ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। ये आपका अल्फा के टर्म्स में हो गया। अब अल्फा और जाई, सॉरी यहां पे अल्फा आपका नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट के टर्म में है और जाई में वेव फंक्शंस है। तो क्या करते हैं, अल्फा को भी सॉल्व करके दूसरे टर्म में लिख देते हैं। अल्फा को मतलब जो कांस्टेंट से हम रिप्लेस किए थे शुरू में उसको यहां पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं और जाई को एक्स से कर देंगे। तो हम सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार एक्स के टर्म्स में लिखना की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ पे भी आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप ग्रेजुएशन या एमएससी का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपके यहाँ ये टॉपिक है तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम देना है जैम के या फिर आपको अदर एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, तो आपको एक्स में वैल्यूज पूछी जाती हैं। तो हम एक्स में भी आपको लिख के दिखाते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या जाई की वैल्यूज को पहले एक्स में लिखने की कोशिश करेंगे, फिर अल्फा को सॉल्व करेंगे, या अल्फा को पहले सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा और एच एन को रिप्लेस कर देते हैं, फिर ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 को बारी बारी से वैल्यूज करते हैं एक्स के लिए, या जो हम लोगों ने शुरू में सपोज किया था उसको हम दिखाते हैं कि क्या क्या सपोज किया था। अल्फा को शुरू में हम लोगों ने, आपको याद होगा हमने सपोज किया था, पहले वीडियो में देखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू हमने सपोज किया था एम के अपॉन एच कट स्क्वायर पावर 1/4, है ना। अब हमारे पास देखो यहाँ पे दो कांस्टेंट्स ऐसे हैं जो सेम रहने वाले, एक अल्फा और ये रूट पाई। तो हम ऐसा करते हैं कि अल्फा अपॉन रूट पाई की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा अपॉन रूट पाई की वैल्यू क्या आएगी जरा देखो। अब अल्फा की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं एम के एच कट स्क्वायर और रूट पाई बाहर रहेगा पावर 1/4। अल्फा अपॉन रूट पाई की वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, रूट पाई बाहर ले लिया, 1 अपॉन रूट पाई एम के एच कट स्क्वायर। अब एम के को क्या, के हमारा क्या था, के हमारा होता है ओमेगा स्क्वायर एम। के क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एम। तो अगर के की जगह हम यहाँ क्या रख दें, ओमेगा स्क्वायर एम रख दें, तो 1 अपॉन रूट पाई आपको अंदर क्या मिलेगा, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर एम एच कट स्क्वायर पावर 1/4। अब m और m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर एच कट का स्क्वायर। तो एक बार स्क्वायर टर्म हो गया, तो जो पावर 1/4 है उसको क्या करेगा, स्क्वायर एक बार कट कर देगा 2 से, तो दैट इज जो आपका पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो अब देखो
क्या मिलेगा यही सॉल्व करके देखते हैं। ये इसको मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट क्या मिलेगा, 1/√पाई और ये आपका m ओमेगा h कट स्क्वायर पावर, h कट स्क्वायर नहीं रहेगा, पावर 1/2। ठीक है, तो अब इस पे भी रूट है, इस वजह से हम इसको अंदर लिख सकते हैं। तो ये क्या मिलेगा, m ओमेगा पाई h कट का पावर 1/2, यानी अल्फा अपॉन रूट पाई को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं m ओमेगा अपॉन पाई h कट टू द पावर 1/2। ठीक है, तो अब हम इसको रिप्लेस करके इस वैल्यू को मैं किनारे लिख दे रहा हूं और जाई को भी रिप्लेस करते हैं। ये वैल्यू में जरूरत पड़ेगी, इस वजह से मैंने इसको लिख रखा है। तो हमारा जो वेव फंक्शन था लास्ट में जो आया, उसको हम लोगों ने क्या किया, साई n इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर, यहाँ पे नीचे आपका रूट पाई, ठीक है, पावर 1/2, सॉरी पावर 1/4, 1/रूट टू द पावर n फैक्टोरियल h n जाई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। ये है। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला वैल्यू। तो ये m ओमेगा पाई h कट पावर, है ना, पावर, ये पावर 2 था, ठीक है, सही है। तो देखिए अब यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी पावर है और अल्फा बाई रूट 2 पे भी पावर 1/2 है, तो दोनों को सॉल्व करने के पर ये 1/4 हो जाएगा और ये 1 आपका एज इट इज बाकी चीज रह जाएंगी, एच एन जाई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। तो एक ये भी फॉर्म है इसका वेव फंक्शन का। और फिर x में भी हम लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है, बट हम लोग यहीं पर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, किस केस के लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ठीक है, अब आप इसमें n की वैल्यू 0 रखिए तो आपको ग्राउंड n इज इक्वल टू 0 के लिए आपका जो वेव फंक्शन आएगा वो आ जाएगा। n इज इक्वल टू 1 रखिए तो n इज फर्स्ट स्टेज के लिए आपका वेव फंक्शन आ जाएगा। n इज इक्वल टू 2 रखिए, इस तरीके से आपको वेव फंक्शंस मिलते जाएंगे। तो ये बात आपकी हो गई वेव फंक्शन की। अब हम लोगों ने स्किप किया था एनर्जी के बारे में, थोड़ा एनर्जी के बारे में बात कर लें, फिर हम अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे एनर्जी के लिए हमें जाना पड़ेगा, एक हमने लैम्डा डिफाइन किया था, और लैम्डा कैसे डिफाइन किया था जरा उसको देखते हैं हम लोग। लैम्डा इज इक्वल टू 2e h ओमेगा, ठीक है। ये आपका लैम्डा जो यहां पर है इसको एनर्जी पैरामीटर बोला जाता है। और बाद में हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो लैम्डा की कुछ एक वैल्यू आई थी जिसे हम लोग बाद में बोले थे कि ये 2n+1 आएगी। तो हम लैम्डा की वैल्यू 2n+1 रख देते हैं, 2e ओमेगा। अब सॉल्व करते हैं तो यहां से e क्या आ जाएगा, e आपका आ जाएगा 2n+1 h ओमेगा बाई 2, या E इज इक्वल टू n+12 h ओमेगा, है ना। क्योंकि आप 2 अंदर ले लोगे तो ये 2 कैंसिल कर देगा, यहाँ पे बाई 2 होगा। ये आपकी एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, जहां आप n की वैल्यूज देखें तो कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 इस तरीके से स्टार्ट होती है ना, इस तरीके से रन करती है। तो n इज इक्वल टू अगर आप 0 भी रखो इसमें, यानी आप 0 स्टेट पे भी जाके देखो तो आपकी को क्या होगा, कुछ एनर्जी मिलेगी, है ना। जैसे आप 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 1/2 h ओमेगा एनर्जी मिलेगी। यानी यहां पर n इज इक्वल टू 0 के लिए आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर में कुछ एनर्जी होती है,
और वो होती है कितना, हाफ एच कट ओमेगा। इसको बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। यानी n इज इक्वल टू 0 के लिए भी आपके पास कुछ एनर्जी आपको देखने को मिलेगा हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, और इसको बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। अब n इज इक्वल टू 1 आप रखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, n इज इक्वल टू 1 आप रखोगे तो आपको मिलेगा, यहां पे 1 रख दो, 1 प्लस 1/2 E1 इज इक्वल टू h कट ओमेगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो ये क्या आ गया 3/2 h कट ओमेगा। एंड E2 के लिए n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या मिलेगा आपको 5/2 h कट ओमेगा। इस तरीके से एनर्जी लेवल्स मिलती जाएंगी। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसमें जो एनर्जीज होंगी, यानी जो उसकी एनर्जीज होंगी वो कंटिन्यूअस ना होके डिस्क्रीट होंगी, यानी अलग अलग स्टेट्स की एनर्जी देगी। अब ये बात आती है कि कैसे कंटिन्यूअस और कैसे डिस्क्रीट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो जरा देखे, मैं एक एनर्जी लेवल्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, सोचो आपके पास एक कोई एनर्जी सिस्टम है या हार्मोनिक ऑसिलेटर है, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो आप उसमें जानते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ kx², है ना। x की आप यहां पे कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आपको कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, है ना। या मैं चलो ये एग्जांपल भी आपको नहीं समझ में आएगा, तो सिस्टम आप ऐसा ले लो, कोई आप जैसे सिस्टम ले लो जिसमें 1 आपको एनर्जी 1 जूल देख रहा है, फिर 2 जूल दिख रहा है। तो क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स में आपको वो सारे लेवल्स मिलेंगे, जैसे 1.1 भी मिलेगा जूल, 1.2 जूल मिलेगा, 1.3 जूल मिलेगा। इस तरीके से आपको और भी अगर आप मिनिमाइज करना चाहो तो और भी मिल सकता है, 1.11, 1.12, यानी जो भी आप सोच रहे हो सारे पॉसिबल एनर्जीज आपको मिलेंगी। बट क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपको देखने में ये पता लग रहा है कि अगर आपको n इज इक्वल टू 0 पे आप 1/2 h कट ओमेगा एनर्जी देख रहे हो, तो आप अगर n की वैल्यू बढ़ाओ, क्योंकि उसमें आप बढ़ा क्या सकते हो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लेकिन जो यहाँ पे n प्लस हाफ का जो फैक्टर है वो उससे डिस्क्रीटनेस आ रही है। n इज इक्वल टू 2 आप लोगे तो क्या हो जाएगा 5/2 h कट ओमेगा। इस तरीके से आपको n इज इक्वल टू 3 के लिए 7/2 h कट ओमेगा एनर्जी लेवल्स मिलेंगी। यानी जैसे आपने अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स की बात की, तो आपको अगर एक पहला एनर्जी 1 जूल है तो दूसरा 2 जूल मिलेगा, इसके बीच की एनर्जी लेवल्स आपको यहां पर नहीं मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो ये एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम अगले क्लास में जब अगले वीडियोस में मिलेंगे तो हम एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करेंगे, साथ ही साथ वेव फंक्शन जो हमने बनाए हैं या जो हमने डिराइव किया है उसको भी स्केच करके देखेंगे कि किस तरीके से क्या इसमें नोट्स और पीक्स मिलने वाली हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस आपको जैम में मिलते हैं। फिर हम लोग कुछ जैम के क्वेश्चंस इस टॉपिक पर करेंगे, और आप अगर आपके क्वेरीज हैं तो आप अपने क्वेरीज भेजेंगे तो हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, ये आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर टॉपिक होता है समाप्त, लेकिन इसमें कुछ चीजें जो बची हुई हैं, जो की पॉइंट्स हैं जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं अगली क्लास में करूंगा। वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता ताकि आपकी क्लास बोरिंग ना हो, है ना बच्चों। तो इसलिए छोटा वीडियो रहेगा, आपको भी समझ में आएगा, हमें भी थोड़ा सा व्यूज मिलेंगे, आपकी थोड़ा अटेंशन की मिल जाएंगी, जिससे हमारा भी ग्रोथ हो जाएगा। देखिए, हम एक दूसरे के लिए क्या है, एक तरीके से पूरक हैं। आप हमारे लिए जरूरी हैं और हमें भी हम नहीं जरूरी हैं, लेकिन तब भी कहीं तो एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मैं अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको भी मेरे लिए कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। काम कुछ नहीं, बस लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर आपको ये कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो बस आपको दूसरे को ये बताना है कि आप प्लीज एक बार इस चैनल को देखें, और अपने क्वेश्चंस भी अगर आप पूछना चाहें तो पूछें। सारी चीजें मैं यहाँ से आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बच्चों, चैनल आपका है, इसको शेयर करें वीडियोस को, और लाइक करें, अपने एक्सपीरियंस को कमेंट्स में भी बताएं। कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं, और जो भी आज का सिनेरियो है उसे प्लीज मेरे लिए करें। थैंक यू वेरी मच।